राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के संकलन से एक अनोखी कहानी सुद्रा लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं कहानी सुद्रा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी एक गांव के सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। माँ विधवा थी और बेटी कुंवारी। घर में कोई भी आदमी नहीं था, पर बेटी गौरा बाग से पत्तियां बटोर कर लाती तो माँ गंगा भाड़ झोंकती थी। इससे उन्हें शेर भरा अनाज मिल जाता था, जिसे खाकर दोनों यूं ही झोपड़े में पड़े रहती थी। इसी से उनका गुजर बसर हो रहा था। हर माँ की तरह गौरा की माँ को भी हमेशा यही चिंता रहती थी कि किसी तरह उसकी बेटी की सगाई हो जाए। पति के मर जाने के बाद गंगा ने कभी दूसरा घर नहीं बसाया, ना ही कोई रोजगार शुरू किया था। तब भी माँ बेटी सुकून से ही रहती थी। इस बात को लेकर गांव के लोगों पर माँ बेटी पर संदेह होता था। सबके मन में यही सवाल आता था कि दोनों स्त्रियां कोई काम धंधा नहीं करती, कोई मर्द भी नहीं है, फिर यह इतने आराम से भला कैसे रहती हैं। कभी इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं देखा। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगा। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 5-10 कोस से अधिक नहीं दायरा होता है। आखिर क्या कारण है कि कोई भी गौरा से शादी के लिए तैयार नहीं होता था। गौरा की शादी के लिए माँ बेटी ने साथ साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। गौरा सुंदर और सुशील थी, लेकिन किसी ने उसे किसी भी हाल में हंसते बोलते नहीं देखा था। उसकी निगाहें कभी ऊपर ही नहीं उठती थी। उसकी यह हरकत गांव वालों के शक को और मजबूत करती थी। सभी को यही लगता था कि कोई स्त्री इतनी सती कैसे हो सकती है। दिन गुजरते गए। गौरा की माँ चिंता में घुलती जा रही थी। उधर गौरा की सुंदरता, उसकी जवानी गांव वालों की नज़रों में चुभ रही थी। एक परदेसी गांव से दूर नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। 10-12 कोस दूर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। उस समय वह एक गांव में पहुंचा था। वह लोगों से किसी कहार का घर पूछते हुए गंगा के घर पहुंचा। परदेसी को देख गंगा बहुत खुश हुई। गंगा में उस परदेसी ने उसका नाम पूछा तो परदेसी ने बताया कि उसका नाम मंगरू है। इसके बाद गंगा ने मंगरू का खूब ही आदर सत्कार किया, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। इसी दौरान शादी की चर्चा भी छिड़ गई। मंगरू नौजवान था, तभी उसकी निगाह गौरा पर पड़ी। गौरा एक सुंदर, शांत हाव भाव की लड़की थी, जिसे देखते ही मंगरू भी मोह में पड़ गया और वह झट से गौरा से सगाई के लिए मान गया। उसने 2-4 गहने खरीदे और कपड़े उधार लेकर सगाई कर ली। गंगा बेटी दामाद को अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों गंगा के साथ ही रहने लगे। 10-15 दिन भी नहीं बीते थे कि मंगरू के कानों में कई तरह की बातें पड़ने लगी। बिरादरी के अलावा दूसरी जाति के लोग भी कई तरह की बातें बनाने लगे। मंगरू इन अटकलों से परेशान हो गया, लेकिन वह गौरा को छोड़ना भी नहीं चाहता था। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के घर गया। बहन ने खाना परोसा। मंगरू ने बहनोई को साथ साथ खाने के लिए कहा। बहनोई ने बोला, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। उसने सब बातें पूछ ली। आखिर बात क्या है? बहनोई बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। तुमने बिरादरी से बाहर शादी की है। किसी ने ना कुछ पूछा ना कुछ बताया। अब जब तक पंचायत नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता। तुम्हारी हरकत की वजह से मैं समाज से रिश्ता तो खत्म नहीं कर सकता हूँ। मंगरू तेजी से उठा और वापस ससुराल लौट आया। बेचैन था। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा और रात के अंधेरे में गौरा को छोड़कर चला गया। अब इसी तरह से कई साल बीत गए, लेकिन मंगरू का कुछ पता ही नहीं चला। पति के गायब होने पर गौरा उदास ज़्यादा न थी। वह हंसती खेलती, मांग में सिंदूर लगाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार होती थी। अपने पीछे मंगरू एक भजन की किताब छोड़ गया। खाली समय में गौरा उसी किताब से कोई भी भजन गाती थी। पहले गौरा गांव की औरतों से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। दरअसल उसके पास उन स्त्रियों से बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं होता था।
गौरा के पास अब गृहस्थ जीवन की ढेरों बातें थी, जिसकी चर्चा वह गली मोहल्ले की औरतों के साथ कर लिया करती थी। वह सभी को बताती कि कितना अच्छा सहनशील है। तभी वहाँ मौजूद एक स्त्री ने पूछ लिया, गौरा, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? गौरा कहती, मर्द कभी ससुराल में रह सकता है भला? बाहर जाकर पैसे कमाना ही मर्द का असली काम है। वही जब कोई गौरा से सवाल करता कि मंगरू खत क्यों नहीं लिखता, इस पर गौरा मुस्कुरा कर कहती, अपना ठिकाना बताने से डरते हैं, जानते हैं कि गौरा सामने ही आ पहुँचेगी। सच कहूँ तो मैं उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। एक सहेली बोली, तेरी बात हम नहीं मानते। जरूर मंगरू और तेरे बीच लड़ाई हुई होगी, तभी तो इस तरह बिना बताए वह तुझे छोड़कर चले गए हैं। गौरा बोली, बहना, अपने भगवान से भी भला कोई लड़ता है क्या? जिस दिन ऐसी नौबत आई तो मैं कहीं जाकर डूब मरूंगी। कई दिनों बाद कलकत्ता से एक आदमी आया और गंगा के घर रुका। इत्तेफाक से वह मंगरू का ही पड़ोसी निकला। उसने कुछ पैसे और 2 साड़ियाँ गौरा के हाथ में थमाई और बोला कि मुझे मंगरू ने तुम्हें लेने भेजा है। यह सुनते ही गौरा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह तो फटाफट जाने के लिए तैयार हो गई। गांव की औरतों से मिल आई और सबको अपने जाने की खबर भी दे आई। बेटी के जाने से गंगा मायूस थी, लेकिन साथ ही साथ वह खुश थी। अपनी बेटी के लिए रास्ते भर गौरा के मन में हजारों अच्छे बुरे ख्याल आते जाते थे। बीच बीच में उसे अपनी माँ के अकेलेपन की भी याद आ जाती थी। डर सताता था कि बेचारी अम्मा अकेले भला कैसे रहेगी। सारा काम अकेले करना पड़ेगा। बूढ़ी हो गई है, दिन भर रोती ही रहेगी। इसे उधेड़-बुन में पूरा रास्ता कट गया। लगभग 3 दिनों बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पहुंची। गौरा का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। वह प्लेटफार्म पर उतरकर मंगरू का इंतजार करने लगी। बूढ़ा बोला, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया, लेकिन मंगरू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शायद अब तक आया नहीं है। गौरा घबरा गई। तभी बूढ़े ने बोला, चलो हम डेरा पर चलते हैं। हमें मालूम न था कि वह आ पाएंगे कि नहीं, और उसे मालूम नहीं था कि हम कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं। ऐसे में भला उसकी राह देखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। गौरा बात मान गई और दोनों ही तांगे पर सवार होकर चल दिए। यह पहली बार था जब गौरा गांव से बाहर निकली। उसकी आंखें इधर उधर चीज़ों को निहारने में लगी हुई थी। अचानक तांगा एक सुंदर और विशाल भवन के सामने में रुका। गौरा उतरी और तेजी से सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। मंगरू से मिलने की थोड़ी भी देरी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी बूढ़े ने पहली मंजिल के कमरे को इशारा करते हुए कहा, यही मंगरू का कमरा है, जाओ, वह अंदर ही पड़ा होगा। गौरा अंदर गई, लेकिन कमरे में तो कोई नहीं था। कोने में 4-5 बर्तन पड़े हुए थे। वह बाहर आई और उसने बूढ़े को बताया, वहाँ तो कोई नहीं है। बूढ़ा बोला, मंगरू काम पर गया होगा, शाम को लौटेगा। वहाँ वह किराए पर रहता है। कमरे में मंगरू को ना पाकर गौरा जो है थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन शाम को मिलने की सोचकर मुस्कुराई और साफ सफाई में लग गई। उसने कमरे में झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, नहा धोकर शाम का इंतजार करने लगी। राह देखते देखते काफ़ी शाम हो गई, लेकिन मंगरू का अब तक कोई पता ही नहीं था। गौरा का मन फिर से घबराने लगा। घना अंधेरा छा गया, परंतु कमरे में एक दीपक भी नहीं था। जब भी किसी की आहट होती तो गौरा को लगता मंगरू आया होगा, लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक न होती थी। कुछ देर बाद दस्तक हुई। गौरा दौड़ी और दरवाज़ा खोला। सामने वही बूढ़ा खड़ा था। गौरा बोली, वह तो अब तक नहीं आए। क्यों नहीं आए? बूढ़ा बोला, अभी मैं मंगरू के साहब ने बताया कि मंगरू का ट्रांसफ़र हो गया है। मंगरू ने साहब से कई मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे दूसरी जगह भेज दिया। मैं दफ्तर से उसका नया पता लेकर आया हूँ। कल सुबह तुम्हें जहाज़ पर बैठा दूंगा, फिर तुम अपने मंगरू के पास चली जाना। गौरा बेहद घबरा गई और बोली, जहाज़ में कितने दिन का सफ़र होगा? बूढ़े ने कहा, कम से कम 8 से 10 दिन तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन घबरा मत, तुम्हें किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। तय बात के मुताबिक अगले दिन गौरा बूढ़े के साथ मंगरू के पास जाने के लिए निकल पड़ी। बूढ़े ने उसे जहाज़ पर बिठाया और विदा कर दिया।
जहाज जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था, वैसे वैसे गौरा को लग रहा था कि उसकी अम्मा और गांव सब पीछे छूट रहा है। चारों ओर पानी ही पानी देख गौरा का मन अजीब हो रहा था। अनजान जगह में मंगरू को कहाँ खोजेगी, यह सोच सोच कर तो उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज पर कई स्त्री और पुरुष सवार थे। गौरा उन्हें देखकर उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने में बैठी अकेली स्त्री पर पड़ी। गौरा ने हिम्मत करके उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? यह सुनते ही स्त्री की आंखें डबडबा गई। बोली, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रही हूँ, बस जहाँ भाग्य ले जाए वहाँ चली जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। स्त्री ने झट से कहा, बहन, कोई तुम्हें बहला फुसला कर लाया है, तुम किसके साथ यहाँ आई हो? गौरा ने कहा, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण यहाँ बैठा गया, मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई थी। स्त्री बोली, किनारे पर जो लंबा दुबला पतला सा बूढ़ा था, जिसकी एक आँख फुली हुई थी, वही है क्या? गौरा ने कहा, हाँ बहन, वही है। स्त्री बोली, बहन, उसी दुष्ट ने मेरे जीवन बर्बाद किया है, भगवान करे उसके साथ नरक नसीब हो। उस कपटी के कारण ही तो मैं किसी को मुंह दिखाना लायक नहीं रही। अब जा रही हूँ मिस्र देश, वही मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करूँगी। यह सब सुनकर गौरा के मुंह से बोल न फूटे। वह तो एकदम सन्न रह गई और सोचने लगी, अब क्या करूँगी। उसे अपनी माँ, अपने गांव और सहेलियों की याद आने लगी। कुछ क्षण बाद हिम्मत कर बोली, अब क्या करे बहन? स्त्री बोली, अब यह तो वहाँ पहुँचने के बाद ही मालूम चल पाएगा। यह कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी और अपना दुख बताने लगी। गौरी ने हिम्मत दी तो स्त्री ने बताया कि शादी के तीसरे साल में उसके पति की मौत हो गई थी। पति के ख्यालों के साथ वह किसी तरह से जी रही थी कि एक रोज़ पापी वेश बदलकर भिक्षा मांगने आया। उसने सन्यासी का रूप धारण किया हुआ था और मैं उसके जाल में फंस गई। आज मेरी यह दुर्दशा है। इसने मुझे पति से मिलवाने का लालच दिया, मैं बेवकूफ़ बन गई। पति से मिलने की चाह में इस बहुरूपिया की बातों में फंस गई और इसके साथ चल दी। आगे की कहानी तो मुझे नहीं मालूम। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं घर पर नहीं लौट सकती। अब बूढ़ा मुझे यहाँ ले आया और जहाज़ पर छोड़ गया। इस तरह की बातें सुनकर गौरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या प्रतिक्रिया दे। वह बिल्कुल मौन हो गई थी। मंगरू से मिलने का एक सपना एक झटके में टूट के चूर चूर हो गया था। गौरा को इस हालत में देख स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा और साहस रखो बहन। हिम्मत पाकर गौरा बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है, मैं और तुम दोनों ही अब साथ में रहेंगे। स्त्री ने कुछ नहीं कहा। दोनों एकटक नीले आकाश की ओर निहारने लगी। कई घंटों बाद जहाज किनारे पर पहुंचा और सभी यात्री उतरने लगे। तट पर मौजूद एक आदमी सभी यात्रियों के नाम लिख रहा था। अब गौरा के उतरने की बारी आई। जैसे ही उसने पाँव नीचे रखा वह चौंक गई। उसके शरीर में करंट दौड़ गया। वह जड़ बन गई, ना कुछ बोल पा रही थी और न ही पीछे से आवाज़ दे रहे यात्रियों को ही सुन पा रही थी। ऐसा लगा मानो उसकी दुनिया रुक गई हो। गौरा के सामने वही दृश्य था जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। तट पर खड़ा व्यक्ति जो यात्रियों के नाम लिख रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि मंगरू था। इस क्षण सातवें आसमान पर थी। उसकी तो खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। मंगरू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गौरा ने प्रतिक्रिया ही नहीं दी। इतने में यात्रा के दौरान मिली स्त्री ने गौरा को कोहनी मारी तो गौरा लड़खड़ा गई। मंगरू ने उसे थाम लिया। स्त्री ने कहा, क्या हुआ, इस आदमी को पहचानती हो क्या? गौरा बोली, बहुत अच्छी तरह से। यही तो है वह जिनसे मिलने के लिए मैं घर से निकली थी। स्त्री बोली, अच्छा तो यह है तुम्हारा पति, अब तुम मेरे साथ नहीं आओगी और मुझे भूल जाओगी। गौरा बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? तुमने ही तो मुझे सहारा दिया है। मंगरू इन दोनों से दूर अपने ही काम पर लगा हुआ था। वह यात्रियों से जानकारियां जुटाने में व्यस्त था। गौरा कोने में खड़ी मंगरू को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ और वह गौरा के पास आया। मंगरू ने कहा, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आई हो? गौरा मंद मंद मुस्कुराई और बोली, गौरा नाम है हमारा, मदनपुर बनारस से आए हैं।
मंगरू ने उसका हाथ थाम लिया, आंखों में आंसू लिए बोला, भला तुम यहाँ कैसे आ गई? गौरा ने उससे पूछा और चौंक कर बोली, तुमने ही तो बुलावा भेजा था, सो मैं आ गई। मंगरू को समझ नहीं आया कि गौरा क्या कह रही है। उसने बोला, मैंने कब बुलावा भेजा? भला मैं तो पिछले 7 सालों से यहाँ के कैद हूँ, चाहकर भी घर नहीं जा सका। गौरा घबरा कर बोली, तुमने बूढ़े को नहीं भेजा था मुझे लाने के लिए? बताओ। मंगरू बोला, बिल्कुल नहीं। गौरा का मन छोटा हो गया। उसने इस जवाब की आशा तो नहीं की थी। गौरा गुस्से में बोली, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे तुम पर बोझ नहीं बनना है। मंगरू ने कहा, अब तुम यहाँ से अगले 5 सालों तक नहीं जा सकती गौरा, यही यहाँ का नियम है। गौरा बोली, ठीक है, फिर मैं अलग रहकर अपना पेट पाल लूँगी, लेकिन तुम पर भार नहीं बनूंगी। मंगरू ने कहा, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती गौरा, तुम सती देवी हो। जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें बहकाया उसी ने मुझे भी यहाँ भेजा है। आओ मेरे साथ मेरे ठिकाने पर चलो, वहाँ आराम करना, फिर आगे बातें होंगी। यह स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? गौरा बोली, यह मेरी सहेली है, यात्रा के दौरान जहाज पर मिली। इसका यहाँ कोई नहीं है, अतः यह मेरे ही साथ रहेगी। मंगरू मान गया। तीनों लोग पैदल निकल पड़े। तभी सामने से 2 लंबे चौड़े शरीर के आदमी आते हुए दिखाई दिए। मंगरू के पास आकर दोनों आदमियों ने बोला, आज से दोनों औरतें हमारी हुई। मंगरू के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। मंगरू चिल्लाकर बोला, यह दोनों मेरे घर की स्त्रियां हैं, इन पर आंख तक न डालना। दोनों आदमी ठहाका लगाकर हंस पड़े। मंगरू का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। तभी एक आदमी गौरा की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। तब मंगरू चिल्लाया, छूना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी थोड़ा सहम गए और बाद में देख लेंगे कि धमकी देकर आगे निकल गए। मंगरू, गौरा और उसकी सखी आगे बढ़े। मंगरू बोला, इसीलिए मैं कह रहा था, यह जगह तुम जैसी औरतों के लिए नहीं है। अचानक सामने से अंग्रेज आ पहुंचा। उसने मंगरू से कहा, जमादार, यह दोनों औरतें आज से मेरे कोठे पर रहेंगी। मंगरू ने हाथ जोड़ लिया, बोला, साहब, यह मेरे घर की औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोलो। तुम गौरा की ओर इशारा करके उसने कहा, इसको हमारी कोठी में भेज दो। मंगरू तो कांप गया और न में सिर हिलाने लगा, लेकिन तब तक अंग्रेज आगे बढ़ चुका था। साहब की बात पर अमल करना जमादार का काम था। मंगरू समझ नहीं पा रहा था अब वह क्या करे। आखिर का रास्ता खत्म हुआ। सामने मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर बने हुए थे। बाहर दर्जनों की संख्या में स्त्री और पुरुष बैठे थे। सभी गौरा और सखी को गंदी नज़रों से घूर रहे थे। किसी तरह से नज़र बचाकर मंगरू दोनों औरतों को घर ले गया और खुद दरवाजे पर ही बैठा रहा। दोनों स्त्रियां कमरे के भीतर अपने भाग्य को कोसती, तो मंगरू दरवाजे पर बैठा रखवाली करता रहा। किसी तरह से रात तो बीत गई। अगली रोज किसी तरह से कटा। रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर अचानक से दस्तक हुई। मंगरू निकला तो देखा सिपाही सामने खड़ा है। सिपाही बोला, चलो, तुम्हें साहब ने बुलाया है। मंगरू ने कहा, भाई, तुम हमारे देश के ही आदमी हो, मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है, थोड़ी मदद करो। जाओ, साहब को कह दो कि मंगरू घर पर नहीं है। सिपाही ने कहा, ना बाबा, वह बहुत गुस्से में है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, तुम साथ में ही चलो। मंगरू के पास अब कोई नहीं चारा था। वह सिपाही के साथ निकल गया। मंगरू को सामने देख साहब जोर से चिल्लाया, वह औरत कहाँ है? कल तो उसे मेरे कोठे पर लेकर क्यों नहीं आए? मंगरू ने हाथ जोड़ लिया और बोला, वह मेरी पत्नी है। साहब बोले, वह दूसरी कौन थी? फिर मंगलू, वह मेरी बहन है। साहब गुस्से में बोले, हम कुछ नहीं जानते, तुम उन दोनों में से किसी एक को लेकर आओ और जल्दी करो। मंगरू साहब के पैरों में ही गिर गया और रोने लगा, लेकिन साहब का दिल तो नहीं पसीजा और उसने आदेश दिया, जल्दी एक स्त्री को लेकर आओ, वरना तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। मंगरू अब कोड़े खाने को भी तैयार हो गया। साहब नशे में था। उसने सोचा, आव देखा न ताव, हंटर निकाला और कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। मंगरू की तो चीख निकल गई। साहब उसे लगातार कोड़े मारते रहे, लेकिन वह अपने घर की औरतों की इज्जत देने के लिए तैयार नहीं हुआ।
उसने अपना प्राण त्यागना ही बेहतर समझा। इधर गौरा और सखी कमरे में बैठे मंगरू की बाट देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि मंगरू पर आखिर क्या बीत रही थी। अचानक किसी के चीखने रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। लगातार आवाज़ सुनकर कलेजा मुंह पर आ गया। यह मंगरू की आवाज़ थी। गौरा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। मंगरू की आवाज़ सुनकर उसे रहा नहीं गया और वह वहां पहुंच चुकी थी। फाटक खुला था। गौरा कोई है आवाज़ देने लगी, लेकिन जवाब नहीं मिला। वह अंदर जा पहुंची। सामने में खुले बदन लहूलुहान खड़े हुए मंगरू को पाया और अंग्रेज उस पर चाबुक बरसा रहा था। गौरा से यह सहन नहीं हुआ। वह दौड़कर मंगरू से लिपट गई और बोली, इनके बदले जितना चाहे मुझे मार लो, लेकिन इन पर थोड़ी दया करो। अंग्रेज खुश होकर गौरा से बोला, तुम यहाँ मेरे पास रहोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। गौरा बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। वह कुछ नहीं बोल पाई। वहीं मंगरू दर्द से कराह रहा था। जिस साथ के लिए वह यह सब कर रहा था, उसकी आंखों के सामने ही वह उससे छूटा जा रहा था। गौरा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अंग्रेज ने बातें मान ली। उसने मंगरू पर अत्याचार बंद किया और सिपाही को उसे अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। मंगरू को अस्पताल ले जाया गया। गौरा भी उसके साथ ही साथ थी। इलाज के दौरान गौरा ने एक क्षण के लिए भी मंगरू के सामने से हटना स्वीकार नहीं किया और 4 दिनों बाद मंगरू ने अपनी आंखें खोली। उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। शर्त के मुताबिक अब गौरा को मंगरू के साथ छोड़कर अंग्रेज के पास जाना था, पर यह तो उसे मंजूर नहीं था। ऐसे में उसने मरना ही बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धार बह रही थी। गौरा ने जाकर उसमें छलांग लगा दी। आनन फानन में एक अस्पताल कर्मचारी दौड़ा दौड़ा मंगरू के पास आया और गौरा के नदी में कूदने की उसने सूचना दी। मंगरू की आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। दौड़कर नदी के सामने पहुंचा और उसने भी छलांग मार दी। जीते जी दोनों साथ नहीं रह पाए। अब ये दोनों परलोक की यात्रा में साथ साथ जा रहे थे। इस तरह से यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरी ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।